तो आज हम लोग अगले पॉइंट पे आ चुके हैं और आज का जो पॉइंट है ये जानना है कि धारावाही परिणतिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से कार्य करता है, उसी का व्यंजक आज हमें निकालना है। तो सबसे पहले बेटा ये जानना पड़ेगा कि परिनालिका होता क्या है। ठीक है ना, क्या जानना पड़ेगा, परिनालिका होता क्या है। तो परिनालिका समान व्यास की, कैसी व्यास की, व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, अगर कोई हम वृत्त बना रहे हैं तो वृत्त के जो दोनों त्रिज्याओं का योग है वो क्या कहलाता है, व्यास। अगर हम सर्कल एक बना लें, यहां ड्रॉ कर लें, अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इस पर हम कलर डाल देते हैं ये सब, इसका व्यास क्या होगा, ठीक केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अगर मैं ठीक इससे एक लकीर खींच दूं जो केंद्र से होते हुए जाती है तो ये जो लाइन यहां से यहां तक की प्राप्त होगी, इस स्थान से लेकर इस स्थान तक है, इसे हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी जो वृत्त हैं वो इस प्रकार से चिपटा होते हुए, ऐसा ये चिपटा तो दिखती है सामने से लेकिन होता है पूरा गोल ही है, लेकिन जब सामने से देखेंगे तो वो कर्व दिखेगा नहीं, तिरछा दिखेगा। तो ये समान व्यास की ऐसी अनेक सारे छोटे छोटे वृत्त मिलेंगे और जब मिलेंगे तो एक बेलनाकार आकृति बना लेंगे। जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, जो आप प्रेस करते हैं तो उसका नॉब बाहर आ जाता है और फिर प्रेस करते हैं तो नॉब चला जाता है, उसके अंदर स्प्रिंग कार्य करता है। तो आप उस जैसा स्प्रिंग को समझ सकते हैं, ये परिनालिका। कोई डाउट आपको समझना है इसमें? ठीक है बेटा, आपको जो भी सवाल है आप समझेंगे, अच्छा समझेंगे, आप क्वेरी करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे भी। ठीक है। तो हम अभी बता रहे थे कि समान व्यास की, कैसी, समान व्यास की, ठीक है, सघन लपेटी हुई, सघन मतलब बहुत ज्यादा, एक पर एक बहुत सारी उसमें कुंडलियां लपेटी हुई है। तो मेरे साथ बोलेंगे, समान व्यास की बेलनाकार सघन लपेटी हुई अचालक कुंडलियां परिनालिका कहलाती है। बात को नोट किया। पहला क्या बोलेंगे, समान व्यास की, स्टार्ट कहां से करेंगे, समान व्यास की। फिर क्या बोलेंगे, बेलनाकार, क्या दूसरा क्या होगा, बेलनाकार। फिर से स्टार्ट करेंगे, कहां से बोलेंगे, समान व्यास की बेलनाकार। अब एक शब्द लगाएंगे, सघन लपेटी हुई, क्या बोलेंगे, और तीसरा जो शब्द है बोलेंगे अचालक कुंडलियां, क्या बोलेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, परिनालिका। फिर से अगर बोल दें, स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, सब कोई। ठीक है। तो समान व्यास की बेलनाकार सघन लपेटी हुई अचालक कुंडलियां परिनालिका कहलाती है। बोल सकते हैं? कौन कौन बोल सकते हैं, खड़े हो जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज चलिए आप ही बोलिए, बैठ जाइए आप लोग। समान आकार की बेलनाकार सघन लपेटी हुई परिनालिका अचालक कुंडलियां परिनालिका कहलाती है। चलिए, बहुत सुंदर बात है। और इधर से भी कोई बोल रहे थे, बोलिए। समान व्यास की बेलनाकार अचालक कुंडलियां सघन लपेटी हुई परिनालिका। बहुत सुंदर। थोड़े शब्द आगे पीछे रह गए लेकिन आपने अच्छा कोशिश किया। आप साकिब, समान व्यास की बेलनाकार सघन लपेटी हुई अचालक कुंडलियां परिनालिका कहलाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लें, सबको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि समान व्यास की बेलनाकार सघन लपेटी हुई अचालक कुंडलियां परिनालिका कहलाती है। क्लियर है? परिभाषा हम लोग पहले बार लिख लेते हैं, फिर कुछ बात भी इसको समझेंगे। तो लिखेंगे, समान व्यास की
समान व्यास की बेलनाकार, तो समान व्यास की बेलनाकार सघन लपेटी हुई अचालक कुंडलियां परिनालिका कहलाती है। चलो ठीक है, परिनालिका कहलाती है। लिख लें फटाफट। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने फिगर पहले बना लिया तो भी दिक्कत नहीं है, परिभाषा आप बाद में लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर परिभाषा पहले लेके फिर बनाए तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब सेटलमेंट हो जाती है। तो अब जो है एक बार हम यहाँ पर फिगर को समझा दें स्टेप बाय स्टेप, परिभाषा किस प्रकार से। परिभाषा याद करने का एक विशेष ट्रिक है बेटा, तुरंत याद हो जाता है। याद होना मतलब समझ जाना, अगर आपने समझ लिया मतलब याद हो गया। तो कैसे समझ रहे हैं, समान व्यास की आप इसे स्टेप 1 समझो, ठीक है। बेलनाकार इसे आप स्टेप 2 समझो, संघन लपेटी हुई स्टेप 3 समझो, अचालक कुंडलियां स्टेप 4 समझो, और लास्ट में हो जाएगा परिनालिका कहलाती है। ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, समान व्यास की बेलनाकार सघन लपेटी हुई अचालक कुंडलियां क्या कहलाती है। बिल्कुल मक्खन है। पहला शब्द क्या बोलना है, समान व्यास की, दूसरा बेलनाकार कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात इसमें है, ये अचालक कुंडलियां है, लेकिन भाई ये चालक का व्यवहार करता है, तो कैसे संभव है कि अचालक कुंडली है। इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो बेटा अचालक कुंडली है, किसके ऊपर कवर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कवर। आप तार को छुएंगे तो आप करंट नहीं लगेगा। मान लो ये तार है, इस पर मैंने प्लास्टिक का कवर लगा देखा, आपको करंट लगेगी नहीं। तो ये अचालक कुंडली होगी, लेकिन अंदर चालक चीज है, फिर भी यह अचालक, क्योंकि ऊपर से आपका कवर लगा हुआ है। लेकिन ये न्यूडो पूरा कवर हटा दे तो फिर करंट लग जाएगी। ठीक है ना। तो कुंडली क्या होता है, चालक चीज होता है। कुंडली क्या होता है, चालक चीज। और अचालक शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ऊपर में कवर लगा होता है। क्या लगाता है, कवर। अब आपके मन में डाउट खत्म हो गया होगा कि अचालक कुंडलियां क्या है। तो अचालक मतलब कवर लगा होना, क्या लगाना, कवर। आप ट्रांसफार्मर के तार अगर खुले हुए देखोगे तो उसमें ऊपर में परत चढ़ा होता है, ट्रांसफार्मर के तार में भी। ठीक है। या फिर कोई डायनेमो देखो तो उसमें भी कवर चढ़ा होता है। ठीक है ना। मोटर में भी जो तार लपटा होता है उसमें भी कवर चढ़ा होता है। तो इन सब चीजों में हम क्या देखते हैं, कवर चढ़ा हुआ, यानी कि ये कैसी कुंडलियां हैं, अचालक कुंडलियां। क्लियर बात है। अब इसी चीज को एम्पियर साहब के नियम पे हमको इसको टच करवाना है। ठीक है, किसमें टच। तो सबसे पहले ये कुंडली जो है, इसमें जब धारा का प्रवाह करेंगे, हमने सुना है और आपने भी ये बात सुना है कि किसी वस्तु में जब धारा का प्रवाह करते हैं तो वो चुंबकत्व उसमें उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकत्व। तो जब इस कुंडली में धारा का प्रवाह करेंगे तो इसमें भी क्या उत्पन्न होगा, चुंबकत्व। ठीक है ना। तो एक हम बगल में एक छोटे सा फोटो बनाते हैं जिस पर हमको ये व्यंजक अभी बनाना है। तो फटाफट हम ये यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन मैंने यहाँ खींच दिया,
एक लाइन मैंने इसी को कॉपी कर लेते हैं और ये मैं इसे नीचे कर लूं, एक साइड से बराबर कर लूं। अब मैं यहां पर एक जी आप भी बनाइए। फटाफट से आप बना लीजिए। बन गया फिगर बेटा? तो अभी हम क्या मानेंगे, ये जो परिनालिका है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला लाइन है ये बिंदु वाले पॉइंट में प्राप्त हो रहा है और ये नीचे लाइन जो ये क्रॉस क्रॉस जैसा आपका दिख रहा है, ठीक है, आपने बनाया होगा। ये क्रॉस और बिंदु देने का तात्पर्य क्या हुआ कि दोनों ही चुंबक के क्षेत्र हैं, लेकिन क्षेत्र कैसा है कि धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। क्या आ रही है? धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। मेरी डायरेक्शन देखना, धारा नीचे से ऊपर, उंगली देखना, अंगूठा देख रहे हो, ये इस तरफ दिखा रहा है, नहीं चुंबक के क्षेत्र आपको इस तरफ प्राप्त होगा, इस तरफ, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र आपको इस तरफ प्राप्त होगा क्योंकि धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ये क्रॉस चिन्ह ये बता रहा है कि धारा यहां से जा रही है और डॉट चिन्ह बता रहा है धारा उधर से वापस आ रही है। तो एक जाने को बता रहा है, एक आने को बता रहा है। तो जाने आने को हम ऐसे देखते हैं तो ये अंगूठा जो है आपका दाहिनी तरफ दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये चुंबक क्षेत्र किधर हुआ? इस तरफ हो गया, दाहिनी तरफ हो गया, ठीक है। हमने देख लिया चुंबक क्षेत्र इसमें किस तरह प्राप्त हुआ है, लेकिन अब हम मानेंगे कोई पॉइंट कि ये परिनालिका, ये क्या है, इसी चीज को हमने यहां बनाया है, तो ये क्या हो गया? परिनालिका। इस परिनालिका के ठीक मध्य में कोई बिंदु P है। पहले हम माना की डिफरेंस पहले ये लिख लेते हैं तो समझ लेते हैं, तो आप माना की खुद से लिख लेंगे। तो देखो इस परिनालिका के अंदर क्या माना? एक बिंदु P मान लिया और इस पर एक वर्गाकार लूप, क्या बोलेंगे? वर्गाकार लूप इस पे हमने गुजारा है। वर्गाकार लूप हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लिया, फिगर को भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छा से एडजस्ट हो जाइए। ये हमने नीचे कर लिया, फिगर थोड़ा और नीचे कर लो और इसको हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसे रख दिया और इस पर कलर डाल देते हैं। तो एक वर्गाकार लूप है जिसका नाम हम रख देते हैं A, B और ये C और ये क्या हो गया? D और ये बिंदु क्या है? P। और सभी लूप चूंकि वर्गाकार है तो किसी एक भुजा के लेंगे और उसकी लंबाई हम रख देंगे तो सारी भुजा की लंबाई वही जाएगा। तो इसकी भुजाएं की लंबाई हमने क्या रख दिया? L। क्या रख दिया बेटा? L। बोलो कोई डाउट इसमें? ठीक है।
तो हम माना कि मान लेते हैं। लिखिए माना कि परिनालिका के अंदर एक बिंदु P है जिसमें वर्गाकार लूप ABCD गुजरता है। तथा परिनालिका के अंदर वर्गाकार लूप की एक भुजा की लंबाई L है। ये बात लिख लीजिए। माना कि परिनालिका के अंदर एक बिंदु P है, हमने क्या माना, ये परिनालिका, इसके अंदर एक बिंदु P मान लिया, ठीक है, जिसमें एक वर्गाकार लूप ABCD गुजरता है। ये वर्गाकार लूप ABCD क्या है, इससे गुजर रहा है। तथा परिनालिका के अंदर वर्गाकार लूप की एक भुजा की लंबाई क्या है, L है। जब एक भुजा की लंबाई L है तो मतलब सही भुजा की लंबाई क्या हो गया, L हो गया। क्या इसमें कोई डाउट? ये एरो को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एरो बेटा, आगे जो ये वाला एरो है L है, ये वो L है, लंबाई है AB भुजा की लंबाई। तो AB का भी लंबाई L हो गया, BC का भी खरी लंबाई है, ये वर्गाकार है तो सभी भुजाओं की लंबाई L हो जाएगी, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। अब देखिए, अब एक आकृति हम लोग इससे पहले पढ़े थे। एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार था और जिस पर हमने इस प्रकार का आकृति बनाया था और अंदर एक वृत्त भी बनाया था। ये चुंबकीय क्षेत्र था, कैसा क्षेत्र था, चुंबक क्षेत्र। और ये तार गया हुआ था, तो इस तार पर हमें क्या प्राप्त हुआ, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ था इस तार पर। बोलो प्राप्त हुआ था कि नहीं प्राप्त हुआ था? व्यंजक पढ़े थे ना वो बोला, आपको याद दिलवा दें, एम्पियर परिपथ के नियम था। कौन सा नियम था? एम्पियर परिपथी नियम था। क्लियर है? जस्ट ऐसा ही आकृति यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। अब आप इस चित्र को थोड़ा सा घुमा दीजिए, हम ये लाइन को हटा देते हैं यहाँ से और इस चित्र को थोड़ा सा वैसे घुमाते हैं जैसे वही है। अब हमने इसको वैसा ही ड्रॉ कर दिया जैसा है, देखो यहाँ पर। अब यहाँ देखो, क्या ऐसा ही लूप यहाँ पर है, दिख रहा है? ये ऐसा ही लूप है, कुंडली है और एक तार यहाँ से गुजरा हुआ है और इस तार पर क्या प्राप्त हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ है। तो अब ये जो वर्गाकार जो ये लूप है ABCD, एक तार है, तार को हमने वर्गाकार रूप में लपेट दिया, वर्गाकार जैसा आकृति दे दिया तार की, हर कॉर्नर को 90 पे डाल दिया है और सभी भुजा की लंबाई एक जैसी है, तो वर्गाकार लूप हो गया ये। तो ये हमने डाल दिया किसमें, इसी परिनालिका के अंदर, इसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जहां चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हो रहा है। और यहां भी इसके अंदर क्या था, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ था, ये भी तार हमने यहां पर देखा था। तो अब जब ये चीज हम यहां पर पहले से प्राप्त कर चुके हैं, यही चीज यहां पर भी आपको परिनल का, सेम परिनल का यहां भी बना हुआ है, ये वाला परिनल का है ना, क्रॉस पॉइंट और ये डॉट पॉइंट परिनालिका का दो सीमा क्षेत्र है।
और इसके अंदर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें हमने क्या डाल दिया, इस परिनालिका को डाल दिया है, यानी सॉरी इस वर्गाकार लूप को हमने डाल दिया है। तो इस वर्गाकार लूप पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर के नियम से इस एबीसीडी पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, वो हम लोग अब लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे यहां पर एम्पियर के नियम से, इसको भी हटा देते हैं, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, ठीक है बेटा। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है, जरा हम यहां लिख लें छोटा सा ट्रिक। क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट आई, बोलो था कि नहीं था, ठीक है। तो अब जो ये म्यू नॉट आई है, हमने यहां पर वही चित्र लिखना है, यही वाला आकृति यहां बनानी है, यही वाला व्यंजक लिखना है, वेक्टर बी और वेक्टर डीएल। ये जो इसका चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करेंगे, तो ये म्यू नॉट आई जो है, ये चारों भुजाओं में जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वही हमें दिखाएगा, ठीक है ना। तो लूप एबीसीडी का क्या हो जाएगा, लूप एबीसीडी का चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोलेंगे, लूप एबीसीडी का चुंबकीय क्षेत्र। चलो क्षेत्र को पूरा बढ़िया से लिखते हैं, क्षेत्र, लूप एबीसीडी का चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका मान निकालते हैं। तो लूप में कितने हैं, ए बी एक रेखा है, बी सी एक रेखा है, सी डी है और ए डी है, ये 4 रेखाएं हैं। तो यहां पर इस तरह से मान लिख देंगे, ए से लेके बी तक का चुंबकीय क्षेत्र, और एक बिंदु इसमें मान लेते हैं कि ये बिंदु पी जो है, इसको मान लेते हैं डीएल है, क्या मान लेते हैं, डीएल है। ऐसे हर एक भुजा पे है। तो अब दूसरा कर लेंगे, अब ये हमने ए बी के लिए निकाल दिया, किसका निकाल दिया, ए बी के लिए। अब किसका निकाल लेंगे, बी सी के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, बी से किधर जा रहा है, सी तक, और यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर डीएल। अब अगला जो लिखेंगे, सी से कहाँ जाएगा, डी तक, तो यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल। और क्या क्या हो जाए, डी से ए तक या ए से डी भरो, एक ही बात होता है। तो हम अब यही प्रक्रम में जाएंगे। देखो तरीका क्या है, ए से बी, तो बी नीचे आया, सी ऊपर गया, सी नीचे आया, ऊपर डी गया। अब क्या होगा, डी नीचे आएगा ना। तरीके में क्या बैठ रहा है, ये डी बैठ रहा है, ऊपर क्या जाएगा, ए, तो इसलिए हम डी ए लिखेंगे, वेक्टर बी और वेक्टर डीएल, ठीक है बेटा। तो फटाफट आप यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहां पर थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये वाली बात यहां लिख देते हैं, और इसको समीकरण हम लोग 1 लगा देते हैं, ठीक। जरूर। हो गया। तो देखो
ये एम्पियर का परिपथीय नियम जो था उसमें क्या था कि ये जो चीज़ हमको प्राप्त हो रही है वेक्टर बी वेक्टर डीएल, ये म्यू नॉट आई के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। अभी हम एक तरफ के भाग को मान निकालना है, फिर इस तरफ के भाग का भी मान आगे हमको प्राप्त होगा। तो ये जो मान प्राप्त कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करें, तो लूप ए बी सी डी का चुंबकीय क्षेत्र, तो लूप क्या है, ए बी सी डी 4 भुजा है, इसका चारों भुजाओं का चुंबकीय क्षेत्र। तो चारों भुजाओं में हम हर एक भुजा को अलग अलग निकाले हैं, तो ये बी डी एल इसका भी निकलेगा, बी डी एल इसका भी निकलेगा, और बी डी एल सी डी का भी, बी डी एल डी ए का भी निकलेगा, चारों भुजाओं का निकलेगा। क्लियर है कि पूरे लूप का एबीसीडी का चुंबकीय क्षेत्र है। और अब ये तो तय करके बताएंगे ना कौन कौन सी भुजा का निकालना। तो ये ए बी भुजा का निकला है, ये ए बी भुजा का, ये बी सी भुजा का, ये सी डी भुजा का, और लास्ट में डी ए भुजा का। ठीक है, अब बात समझ आ गई। अब ये तय करना है हमको कि अलग अलग भुजाओं का चुंबकीय क्षेत्र क्या प्राप्त है। इससे पहले फिर से एक बार हमने बनाया था फिगर, याद दिलवा दे, हमने ऐसे लिखा था, तार ऐसे बना था, और इस प्रकार से आकृति हमने बनाई थी। इसको जब घुमा देंगे उसी के जैसा ये कर्व करवा देंगे तो कैसा हमें प्राप्त होगा ये देख लीजिए। ऐसा प्राप्त होगा, अभी बताया था थोड़ा देर पहले, ऐसे प्राप्त होगा। और हमने देखा था इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र था ना, और यहां पर एक रेखा हमने खींचा था वेक्टर बी, याद करो, ठीक है ना। क्या खींचा था, वेक्टर बी खींचा था, और वेक्टर डीएल भी इसी पॉइंट पे था, और वेक्टर बी और वेक्टर डीएल एक ही दिशा में था, और हमने कॉस थीटा भी मान लिखा था उसका। वेक्टर बी और वेक्टर डीएल का मान हो गया बी डीएल कॉस थीटा लिखा था, क्योंकि दिशा उसकी एक जैसी होती है। तो यानी इसके समांतर दिशा में क्या प्राप्त होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और ये मान क्या होता, हमने इसको माना था कॉट थीटा बराबर 0 माना था, क्योंकि ये समान दिशा में जा रही है। अगर कोई लाइन, अगर ये हमने यहाँ पर एक वर्गाकार लूप बना दिया, यही ए बी सी डी, ए बी सी डी बना दिया। चलो इसको कलर हम तरह से चेंज कर दें, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा बात। ये कलर आ जा अब यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर। और हमें इसमें क्या किया, एक वर्गाकार लूप बना दिया, ये लिख दिया ए, यहाँ बी, यहाँ सी और डी। तो देखो ये बी डी एल क्या ए बी के समांतर है, तो थीटा यहाँ क्या मिलेगा हमको, 0 डिग्री मान प्राप्त होगा। लेकिन ये बी सी को देख लो, क्या ए बी के ठीक 90 प्राप्त हो रहा है, तो बी सी का मान क्या हो जाएगा, इस बी सी का मान 90 डिग्री प्राप्त होगा। अब ये सी डी क्या, ये तो पैरेलल है, इसका मान अभी छोड़ देंगे। लेकिन अब देखो समांतर, फिर लंब में क्या आ रहा है, ये ए डी, डी ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी ए, डी ए क्या फिर लंब में आ रहा, तो डी ए कौन सा है, ये डी ए, ये भी क्या प्राप्त हो रहा है 90 डिग्री। तो ये दोनों तो एक जैसा प्राप्त हो रहा है, कौन कौन सा, बी सी और ए डी, बी सी और डी ए बोलो, बी सी और डी ए एक जैसा। तो बी सी कौन सा है, ये बी सी हो गया, और ये क्या हो गया, ए डी। तो ये क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 और यहाँ भी क्या प्राप्त हो रहा है 90। तो इस बी सी का पहले हम लोग, बी सी और डी ए का मान हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो अब इसको हम इधर से सेलेक्ट करेंगे, समझाने के लिए था, बात समझ में आ गई आपको। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लूप की भुजा कौन कौन सा, बी सी तथा डी ए लंब प्राप्त होता है, लंब प्राप्त होता है अतः बी सी। अब ये देखो वेक्टर यहां पर हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे, बी सी वैक्टर डी एल बराबर, फिर यहां लिख देंगे बेटा बी सी, और यहां लिख देंगे बी डी एल। अब क्या हो जाएगा, cos 90, कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री ना, कितना बना रहा है 90 डिग्री, क्या लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ बी डी एल क्या हो जाएगा, cos 90। तब इसका मान क्या हो जाएगा,
कोस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है ना, तो इंटू क्या कर देंगे 0, तो ये टोटल मान क्या हो जाएगा 0। चलो ये 0 को हम वहीं लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, ये 0, तो मान टोटल क्या हो जाएगा 0। ठीक इसी प्रकार से अब ये कौन सा है डी और ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी वेक्टर डी एल बराबर क्या हो जाएगा आप बताएं, डी ए बी डी एल क्या हो जाएगा वही कोस 90, क्योंकि इसमें भी क्या प्राप्त हो रहा है 90 डिग्री। आपको फिगर याद है ना, फिगर हमने ऊपर कर दिया है, याद है ना बेटा, ये हमने बताया था ना, ये डी ए कितना बताया है 90 डिग्री, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 यहां लिख देता हूं, कॉस 90 डिग्री, तो यहां क्या हो जाएगा डी ए बी डी एल इंटू 0, तो टोटल मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आप यहां तक उतार लें, बिल्कुल आसान जा रहा है। ठीक, बी को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो एक जैसा लगेगा, ये ए को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये अब सही है। तो हाँ बोलिए, वेक्टर डी एल, ये ए वाला मान, बी ए, ये वेक्टर हट गया इसमें, डीएल तो पहले से डीसी नहीं है, डीएल है ये, इसको सी समझ रहे हैं, हम पहले से बोल रहे हैं ना, ये डीएल है, लंबाई है ना बीडीएल, यहां भी बीडीएल है, यहां भी बीडीएल है, वहां भी बीडीएल है, छोटी सी लंबाई बीडीएल, जो कि डीएल एक छोटा सा लंबाई है, लघु अल्पांश लंबाई है पॉइंट का, जो कि हम लोग आगे इसका मान भी कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमने ये बीडीएल का 4 मान हमने देखा था, कौन कौन सा, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो इस ए बी बी सी सी डी डी ए में हमने 2 का मान निकाला, कौन कौन सा का मान निकाला है, बी सी का और डी ए का मान निकाला। अभी कितने मान बचे हुए हैं, ए बी और सी डी, क्या बचा हुआ ए बी और सी डी। तो फिगर को एक बार देख लेते हैं बेटा, यहां पर हमने किस किस का मान निकाल लिया, यहां भी ड्रॉ कर लो, डीए का मान निकाल लिया और बीसी का मान निकाल लिया। अभी किसका मान निकालना बाकी है, सीडी और एबी का। तो हम एबी का मान सबसे लास्ट में निकालेंगे, सबसे पहले हम सीडी देख लेते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र ना बेटा इसी के अंदर ही जा रहा है ना, चुंबक क्षेत्र ना इन्हीं के अंदर जा रहा है, इसके बाहर परिनल का बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है तो सीडी में चुंबकीय क्षेत्र आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, ठीक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि परिनल के अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है ना। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उपस्थित नहीं है। तो अब इसमें पॉइंट आ जाएगा सी के लिए, अर्थात बोलेंगे कि हमने सी का भी मान यहां पर यानी सीडी का मान भी यहां पर निकाल लिया। तो अब उसको कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है। अतः फिर यहां लिखेंगे, अतः हमने क्या लिखा था उसे, किस आधार पर चेक किया था,
सी डी ना बेटा, कौन सा प्राप्त हुआ? सी डी, सी डी वेक्टर बी वेक्टर डी एल बराबर, चूंकि चुंबक क्षेत्र यहाँ क्या है? 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मान? सी और डी, इसका मान क्या हो जाएगा? 0 इंटू डी एल। तो बताओ इसका मान टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो सीधे माइनस का आप ऐसे 0 लिख सकते हैं। यहाँ चुंबक क्षेत्र है ही नहीं, क्योंकि परिनालिका के बाहर चुंबक क्षेत्र प्राप्त होता ही नहीं है। ठीक है, परिनालिका के अंदर ही आता है। अब उसका रीजन क्या है बेटा, समझा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि परिनालिका में धारा ना इस तरह से घुसता है और उस तरह से बाहर निकलता है। ये क्रॉस पॉइंट धारा घुसने के लिए है और उधर से धारा निकलने के लिए। ठीक है, तो जब धारा ऐसे वैसे निकलेगी, ऐसे जाएगी ऐसे बाहर निकलेगी, तो चुंबक के क्षेत्र सिर्फ इसी में प्राप्त होगा, बाहर प्राप्त होगा ही नहीं। और एक बात और गोल्डन सेंटेंस आपको बताते हैं, परिनालिका जितनी लंबी होती जाएगी ना, बाहर में चुंबक क्षेत्र उतना कम होता जाता है। यानी जो भी चुंबक क्षेत्र है वो भी खत्म हो जाता है। यानी लेयर के पास चुंबक क्षेत्र रहता है, मान लो ये लेयर है, इसके पास चुंबक क्षेत्र रहता है, लेकिन जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे ये परिनालिका का चुंबक क्षेत्र बिल्कुल शून्य होते जाता है। कब? जब परिनालिका पूरी लंबी हो, ज्यादा लंबी हो। इससे परिनालिका ज्यादा लंबी नहीं होती है, छोटा होता है। इसलिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया फिगर जो परिनालिका का, ये देखो छोटा ऐसा है, क्योंकि ये छोटा ऐसा चीज होता है। ठीक है, और चुंबक के क्षेत्र इसके सिर्फ अंदर रहता है, हल्की फुल्की माइनर ये बाहर तरफ रहता है, लेकिन अगर वो भी लंबा है तो वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चुंबक क्षेत्र इसका क्या है? अंदर है। जब चुंबक के क्षेत्र अंदर है तो इस भुजा पर चुंबक क्षेत्र प्राप्त होगा ही नहीं। मान क्या हो गया आपका? 0। अब इसको हमने मान लिया समीकरण 1, तो इसको क्या मान लेंगे? 2, इसको क्या मान लेंगे? 3, और इसको क्या मान लेंगे? 4। अब 3, 2, 3, 4 का मान कहां रख देंगे? समीकरण 1 में। तो रख देते हैं समीकरण 2, 3 और 4 के मानों को समीकरण 1 में रखने पर वेक्टर बी और वेक्टर डीएल बराबर सिर्फ आपका क्या बचता है? ए बी, इधर आपका क्या है? 0 है, ये भी 0 है, इसका भी मान क्या है? 0। सबका मान क्या है देख लो, जो आप 0 है, तो आपका मान क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? वेक्टर बी वेक्टर डीएल बराबर वेक्टर ए बी। अब इसके मान को आप लिख दो बी डी एल। अब इसका मान क्या हो जाएगा? हमने बताया था ये मान क्या होगा? एक दिशा में जा रहा है ना, इसका मान थीटा क्या हो जाएगा? 0। आपको बताया था, तो आप आ जाइए नीचे थोड़ा सा और ये फिगर देख लेते हैं। ये फिगर यहाँ ड्रॉ किया था ना, देखो यहाँ पर ये क्या है? 90 डिग्री बी सी। ए डी क्या है? 90 डिग्री। ये तो चुंबक क्षेत्र में नहीं आ रहा, सी डी खत्म वैसे ही। तो आपका क्या बचता है? ए बी। तो ए बी इस रेखा के समांतर जा रहा है, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो ए बी का कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो अब यहां पर आप उसको पुट कर दो, अब यहां पर इसको रख दो, ये क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। अब यहां लिख दीजिए आप इस बी क्या है? अच्छा, बी को हम बाद में करेंगे। कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। तो ये डी एल इंटू हो जाएगा यहाँ पर 1, और ये क्या हो जाएगा? ए और बी। देखो छोटी सी लंबाई क्या है? डीएल है। छोटी लंबाई क्या है? डीएल है। तो इस डीएल का क्या निकलेगा? इंटीग्रेशन। तो बी हो जाएगा बाहर, और यहां निकलेगा ए बी, और यहां क्या हो जाएगा? डीएल। क्या हो जाएगा? डीएल। ये जो डीएल है इसकी लंबाई कहां तक लेनी है? ए से लेके बी तक ले जाना है। अब फिगर में आइए, डीएल की लंबाई ए से लेके बी तक। डीएल क्या है? एक छोटा सा बिंदु है जो हमने बिंदु पी माना है। ये छोटा सा बिंदु है जिसको हमने क्या माना है? बिंदु पी माना है। ये सब रेखाओं को हम यहां से हटाते हैं। ये क्या माना है? बिंदु पी माना है। किसको? इसी डीएल को। और इसी ए बी की लंबाई क्या है? एल है। और इसी ए बी पे बिंदु पी है जिसका मान छोटा सा क्या है? एल है, डीएल है।
अब इसी डीएल को बड़ा कर दोगे, इंटीग्रेशन लगा दोगे ए से लेके बी तक में, ये टोटल भुजा क्या है? एल है। हमने आपको दिखाया था टोटल भुजा क्या है? ये एल है। आपको ऐसे दिखाया था, याद कीजिए। ये टोटल ए बी की भुजा क्या है? एल। और हमने माना कि में लिखा है कि वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? एल है। और ए से लेके बी तक की लंबाई क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? अब आगे देख लीजिए। अब यहां पर इस मान को रख दीजिए। तो इस मान को रखने के लिए यहां पर ऐसे लिखिए, यहीं पर लिख दीजिए वेक्टर बी, और टोटल का मान क्या हो जाएगा? एल लिख देंगे। चूंकि इंटीग्रेशन डी एल बराबर क्या हो जाएगा? एल। अब ये लाइन को आप नीचे कर दीजिए, इससे बेस्ट रहेगा। ए से लेके बी तक के बीच की दूरी, ये हो गया किसका मान? इंटीग्रेशन वेक्टर बी और वेक्टर डीएल का मान हो गया। क्या हो गया मान? बीएल। ये आपका कितना समीकरण हो गया बेटा? 5। यहां तक कंप्लीट। अब लोग नेक्स्ट चलेंगे, फिर से आ जाएंगे एम्पियर के नियम से। पुनः हमने आपको बोला था एक बार फिर से आएंगे इसको लेकर, एम्पियर के नियम से। नियम क्या था? नियम ये था कि वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल बराबर म्यू नॉट आई होता है। ये जो आई होगा ये क्या होगा? ये वर्गाकार लूप में बहने वाली धारा होगी। वर्गाकार लूप ए बी सी डी में प्राप्त धारा। ठीक। अब यहां देख लीजिए, तो वर्गाकार एबीसी लूप में जो प्रवाहित धारा वो कितनी हो जाएगी? आप फिगर को नीचे लेकर आइए। ये वर्गाकार लूप एबीसीडी है जिसमें धारा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। तो धारा जो प्रवाहित हो रहा है उससे चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। यही वो एल लंबाई या तार की जिसमें लूपों की संख्या है बहुत सारी, है ना। इसी लूप के कारण इसमें क्या हो रहा है? धारा प्रवाह का, चुंबकीय क्षेत्र का असर देखने को मिल रहा है। तो अब ये चीज यहां पर हम लिखेंगे, वर्गाकार लूप एबीसीडी में प्राप्त धारा जो इसी प्रकार से हम डिनोट करेंगे वो क्या हो जाएगा? पहले तो म्यू नॉट हमको लिखना ही लिखना है। म्यू नॉट क्या है? हमको लिखना ही लिखना है। और एन लिखना है। क्या लिखना है? एन। और साथ में एल, और इसके साथ में आई लिखना है। अब ये समझाएंगे ये क्यों लिखा हमने। पहले आप लिख लीजिए म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई। किसका वेक्टर बाबू? ये वाला, वो, हाँ ये वाला ना। जब ये वेक्टर का चिन्ह हटाते तो कॉस थीटा, ये अचर संख्या होता है कॉस थीटा, जब ये आएगा तो ये वेक्टर चिन्ह यहां से हट जाता है। ठीक है ना। कई दफा हमने आपको समझाया इसका कि वेक्टर बी वेक्टर डीएल का मान तब हटाते हैं, नहीं वेक्टर तब हटाते हैं जब उसके हम बाद में कॉस थीटा या साइन लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है? अचर संख्या हो जाता है। ठीक है। ठीक। और कोई डाउट? अब देखो यहां पर हमने क्या लिखा है? एन एल आई। फिगर को हम नीचे का फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। हमने
इस प्रकार से परिणलिका बनाया था और इसके अंदर एक वर्गाकार लूप बनाया था। इसकी लंबाई क्या है बेटा? एल है। इसका भी लंबाई क्या? एल है। इसका भी लंबाई क्या? एल है। इसका भी लंबाई एल है। तो पता चला कि इसका भी हमको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। सिर्फ प्राप्त क्या होगा? इस ए बी वाले फॉर्मेशन में होगा, इस एल लंबाई में होगा। इस एल लंबाई में एक एकांक में मान लो एक ठो आपका प्राप्त हो रहा लूप, यानी एक लूप प्राप्त हो रहा है एक एकांक में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इसमें लूप प्राप्त होंगे ना, जिस कारण से ये ए बी पर हमको धारा प्राप्त हो रही है। ऐसा बहुत सारे लूप प्राप्त होंगे। उन लूपों की संख्या क्या मान लेते हैं? एन है। लूपों की संख्या क्या है? एन है। और एल क्या है? लंबाई है। एल क्या है? लंबाई है। जो जितना लंबाई एल है उतने सारे क्या हो जाएंगे? लूप हो जाएंगे। यानी एकांक लंबाई में एक लूप प्राप्त होता है तो उस एकांक लंबाई की संख्या क्या है? एन है। तो उसमें एन लूप प्राप्त होंगे और वो लंबाई कहां तक जाएगा? एल तक जाएगा। यानी इस एल पर बहुत सारे लूप प्राप्त होंगे। जो हमने वो स्प्रिंग जैसा बनाया था ना इस प्रकार से, वो इसमें बहुत सारे प्राप्त होंगे। ये कितने प्राप्त होंगे हमें तो गिनती करके नहीं लगाए यहाँ पे कितने प्राप्त होंगे, लेकिन होंगे तो बहुत सारे। तो उन बहुत सारों की संख्या हम क्या मान लेते हैं? एन है। और वो एल लंबाई तक, यानी ये ए बी की लंबाई एल है, एल तक जा रहा है। उसमें क्या प्राप्त हो रहा है? धारा। क्या प्राप्त हो रहा है? धारा। तो यही चीज यहां पर कह रहा है वर्गाकार लूप में एबीसीडी में प्राप्त धारा मतलब एन इंटू एल इंटू आई। तो एन क्या हुआ? लूपों की संख्या हो गई। एल क्या हुआ? तार की लंबाई होगी। और आई क्या हुआ? उसमें प्रवाहित धारा हो गया। ठीक है। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं और इसको भी यहां से हम इस तरह से हटा देते हैं। तो यहां पर ये अभिष्ट व्यंजक आपका प्राप्त हो जाता है, लेकिन एक और अभिष्ट व्यंजक इसका हम निकाल सकते हैं जो हम अभी आपको बता देते हैं। ठीक है। वो क्या है? ये जो एन एल है, यदि इस एन एल की लंबाई, ठीक है ना, यदि इस एन एल की लंबाई हम मान ले एन, यानी कि टोटल उसमें जो लंबाई निकल रहा वो एन है। क्या है? एन है। तो इस एन का मान क्या निकल जाएगा? इस एन का मान क्या निकल जाएगा? एन बटा एल हो जाएगा। बोलो बताओ, हो जाएगा। तो अब ये मान हम यहां पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वेक्टर बी वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट एन बटा एल, और बगल में क्या है? ये वाला भी एल है ना यहाँ पे, इनटू आई। तो यहां पर कुछ कटेगा। क्या कटेगा? एल एल यहां से कट जाएगा। तो ये एल एल हम यहां से कटा देते हैं। तो क्या बच जाता है? वेक्टर बी वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है। अब यहां पर एक मान निकला है, इसको एक समीकरण मान लो। कितना हो जाएगा ये? 6। अब देखो सेम मान एक यहां भी हम निकाले बी एल, और एक सेम मान यहां भी निकाले। दोनों एक ही मान है। देख लो यहां पर ये मान भी देखो, ये मान तो एक ही चीज है। तो समीकरण 5 और 6 क्या इधर लिख दे साइड में। अब ये समाप्त होने वाला है, थोड़ा सा धैर्य रखें, समाप्त हो जाएगा। समीकरण 5 और 6 से ये बी एल बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई। चूंकि हम बी का मान निकालना चाहते हैं तो एल को इधर लेके आ जाएंगे। म्यू नॉट एन आई बटा क्या हो जाएगा? एल। दैट इज ए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट व्यंजक है, काफी एग्जाम में पूछता है। एक बार गौर से आप इसको देख लें, समझ लें, फिर हम इसको आज क्लियर कर देंगे, खत्म कर देंगे। एक बार बढ़िया से देख लें बेटा, 5 मिनट का आपको समय देते हैं, बढ़िया से देख लीजिए। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बेधड़क पूछिए, हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। कहीं कोई दुख दर्द इसमें नहीं रहने वाला है। हर चीज हम छक्का मार के उड़ा देंगे। ठीक है। आप देख लो फटाफट, एक बार देखो, फिर हम आपको शुरू से समझा देते हैं। एक बार पूरा मक्खन कर देंगे। उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए।
हो गया बेटे सबका? हो गया? हो गया? हो गया? सबका हो गया? एवरीबॉडी कंप्लीट? तो हम एक को शुरू से इसका एक रिवीजन कर देता हूं फटाफट। आपको परिभाषा बताया था कि समान व्यास की बेलनाकार सघन लपेटी हुई अचालक कुंडलियां क्या कहलाती है? परिनलिका कहलाती है। फिर हमने माना कि आपको लिखाया, माना कि परिनालिका के अंदर एक बिंदु P है जिस पर एक वर्गाकार लूप ABCD गुजरता है। बताया था आपको इस परिनल के अंदर एक क्या बिंदु P है जिस पर क्या होता है? एक वर्गाकार लूप ABCD गुजरता है, बताया था। और प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या बेटा बताया था? इसका L है, ठीक है। और फिर एम्पियर के नियम से हमने बताया था, एम्पियर के नियम से फिर हमने बताया था, कुछ बताया था आपको, जरा सा मैं यहाँ लिख दूं। एम्पियर के नियम से आपको कुछ बताया कि वेक्टर B और वेक्टर D यहाँ सॉरी एक मिनट, वेक्टर B और वेक्टर DL जो प्राप्त होगा इस वर्गाकार जो लूप ABCD होगा इसके चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन प्राप्त होगा, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। तो संपूर्ण भुजा इसका क्या हो जाएगा? AB, फिर क्या प्राप्त होगा? BC, फिर क्या प्राप्त होगा आपका? CD, फिर क्या प्राप्त होगा आपका? DA। ये 4 बताया था। और इन सब में क्या प्राप्त होगा? वेक्टर B और वेक्टर DL। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? फिर वेक्टर B, फिर वेक्टर DL, वेक्टर B, वेक्टर DL, वेक्टर B और वेक्टर DL। बोलो बताया था ना बताया था? अब इन सब का हमने मान भी निकाला था। जब इसका मान तोड़ेंगे तो BDL cos 90 प्राप्त होगा। किसका? BC का क्या प्राप्त होगा? 90। ये BC क्या प्राप्त होगा? 90। इसका मान क्या हो जाएगा? 90। और वेक्टर DA का मान क्या हो जाएगा? 90। इसका मान क्या निकला बेटा? 0। और इसका भी मान क्या निकलेगा? 0। और अब ये CD में चुंबक क्षेत्र है ही नहीं, ये बाहर है, तो इसका भी मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। तीनों मान क्या हुआ? 0। तो इसका मान क्या निकलेगा? इसका मान हमें निकालना पड़ेगा वेक्टर A, वेक्टर AB और क्या हो जाएगा? वेक्टर DL। बोलो यहां तक प्राप्त हुआ था ना? और ये किसका मान प्राप्त हुआ था? वेक्टर B और वेक्टर DL का। बोलो मक्खन। अब इस मान को हमने यहाँ क्लियर किया था, क्या मान प्राप्त हुआ था? वेक्टर AB का हमने BDL, इसको अभी तुरंत बचा कि कैसे बता, तो ये वेक्टर चिन्ह हटाते BDL कॉस या साइन पे मान लिखते, तो ये क्या मान होता है? कॉस का। और ये कॉस क्या हो जाएगा? कॉस 0। तो इसका मान क्या निकला? AB का। B को हम आगे कर लेंगे और बच जाएगा इधर DL। तो DL AB का मान क्या होता है? वेक्टर DL से अब क्या हो जाएगा? हमको BL प्राप्त है। क्या हो जाएगा? BL मान प्राप्त हो गया। ये किसका मान प्राप्त हुआ? वेक्टर B और वेक्टर DL का मान आपका BL निकल गया। अब हम लास्ट में क्या पहुंचते हैं? फिर से एम्पियर का नियम एक बार फिर से आता है। एम्पियर के नियम से वेक्टर B और वेक्टर DL, इसमें आता है म्यू नॉट I। तो म्यू नॉट हम लिख दिया, I क्या हुआ? उस ABCD में बहने वाली धारा प्राप्त हो जाएगा। और धारा क्या प्राप्त हुआ मेरा? N क्या है? फेरों की संख्या लूप की, L क्या लंबाई है, और I आपका क्या इसमें? धारा हो गया। अब NL का भी मान निकाल सकते हैं। NL का मान हम मान लेते हैं ये N है। क्या है? N है। तो N का मान क्या हो जाएगा? N बटा L प्राप्त हो जाएगा। अब इसी मान को यहां रख दिए तो क्या मान प्राप्त हो गया? म्यू नॉट। अब देखो N का मान क्या हुआ? N बटा L, बगल में L और यहाँ I, L कट गया, क्या प्राप्त हुआ? म्यू नॉट N I। अब ये समीकरण हमने मान लिया था और ये भी समीकरण मान लिया था, दोनों समीकरण एक साथ कर दे क्या हो गया? BL बराबर हो गया आपका म्यू नॉट N I प्राप्त हुआ। तो B का मान क्या प्राप्त हुआ? म्यू नॉट N I बटा क्या हुआ? L। बोलो मक्खन। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, सुन लो। बहुत आसान है, देखने में बुरा लगता है, हमने समझाया इसलिए टाइम लगा, लेकिन है नहीं ये दिक्कत। लेकिन 5 नंबर इसमें आते हैं।
तो परिभाषा हमने क्या बताया था कि समान व्यास की बेलनाकार, क्या बताया था, समान व्यास की बेलनाकार सघन लपेटी हुई आचालक कुंडली क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। और हमने माना कि परिनालिका के अंदर एक बिंदु P है, क्या एक बिंदु P है जिस पर एक वर्गाकार लूप क्या है, ABCD है, और जिसकी प्रत्येक की लंबाई भुजा क्या हो जाएगा, L है, क्या माना, L है। अब परिनालिका में एम्पियर का नियम लगा दिया तो एम्पियर ने कहा वेक्टर B वेक्टर DL बराबर क्या निकाला, ABCD, चारों भुजाओं का हमने इंटीग्रेशन निकाला और ABCD सबका प्राप्त हो गया। अब उन सभी मानों हमने देखा कि BC के मान 0 प्राप्त हो गए, वो लंबवत प्राप्त है, DAB क्या लंबवत है तो भी 0 हो गया, और CD क्या है, वो तो चुंबक के क्षेत्र में है ही नहीं तो उसका मान भी क्या हुआ 0। तो मान किसका निकला, सिर्फ AB का, किसका मान निकला, AB का। और AB में हमने क्या कर दिया, B को आगे कर दिया क्योंकि B अचर संख्या, उसका मान निकालना है नहीं। DL का मान निकाला, DL कंडीशन कितना आएगा, L तक जाएगा, तो मान क्या निकला आपका BL, क्या मान निकला BL। फिर से एक बार एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया तो उसमें हमने क्या देखा कि वही है धारा का म्यू नॉट के गुणनफल होता है, तो म्यू नॉट हमने लिख दिया, और टोटल लंबाई फेरों की संख्या हो गई N, L हो गया उसकी भुजा की लंबाई, और I हो गया धारा का मान। फिर हमने NL का मान N रखा तो मेरा मान प्राप्त हो गया म्यू नॉट N, और साथ में क्या प्राप्त हुआ, यहां पर I। अब दोनों को मान हमने बराबर कर दिया BL को इसके, तो हमको क्या मान निकला, B बराबर म्यू नॉट NI बटा L। बोलो कोई डाउट, पूरी तरह से मक्खन ना, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।